है। देखो, पहला क्वेश्चन है, द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसे जाना जाता है, मतलब भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो जनक हैं उन्हें कौन है, मतलब या किस नाम से जाना जाता है, किसने हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो है नींव रखी है। तो इनका जन्म दिवस था कल, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो इनका 30 अक्टूबर 1909 को जन्म हुआ था, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्होंने ही हमारे यहाँ पे पहली बार फर्स्ट न्यूक्लियर एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से भी जानते हैं, तुमने सुना होगा नाम, BARC, बाग के ये फाउंडिंग फादर है। फाउंडिंग फादर मतलब इन्होंने ही इसकी नींव रखी है बाग की। इंडिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम का अगर किसी को श्रेय जाता है तो इनको जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना किसने की, तो ये भी इन्हीं का नाम आएगा। और इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन 1955 ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके ये चेयरमैन, मतलब उसके चेयरपर्सन भी नियुक्त हुए थे 1955 में। क्यों? फॉर पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, अभी तक भी हमने किसी कंट्री के अगेंस्ट में न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं किए हैं टिल नाउ, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं हुई। और हम बिलीव करते हैं कि मतलब नो वॉर पॉलिसी, नो यूज, मतलब सेफ, हमने अपनी सेफ्टी के लिए रखे हैं न्यूक्लियर वेपन्स जो भी हैं हमारे पास। ठीक है, हम किसी और के अगेंस्ट में यूज नहीं करेंगे। हाँ हाँ, नहीं, तो ये इतनी सिक्योरिटी वाली चीज है कि खुद हमें नहीं पता कि वो कहाँ रखे हैं, किसी को नहीं पता। इवन तुम लोगों को पता हो, कभी तुमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अपना मुरादनगर में है, ये तो पता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की लोकेशन बना दी जाती है, लेकिन ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है। इवन इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हम देखते थे, वहाँ पे कोई कहते ना कि बाहर से कोई एनिमल तक नहीं आ सकता, इतनी टाइट सिक्योरिटी है। तो हमारी सिक्योरिटी बहुत बड़ी है। बाकी अगर हमले की बात की जाए तो कोई करेगा तो उसे अपने लिए मौत नहीं बुलानी है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पे कोई करेगा तो फिर हम भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इसलिए हम ना उसमें पीसफुल उसमें यूज करते हैं। जैसे कि जब हमारा पोखरण में टेस्ट हुआ था, तुम्हें याद हो, अगर तुमने मूवी देखी है तो याद होगा, बट पोखरण में 1900 कितने में हुआ था, 98 में हुआ था। और ये उस टाइम पे हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो पोखरण में जब हमने टेस्ट किया तो वो राजस्थान में किया था, पोखरण में, और वो अंडरग्राउंड किया था हमने। अंडरग्राउंड ही किए जाते हैं। फिर भी उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें डर था कि रेडिएशन, पाकिस्तान बॉर्डर पे है पोखरण, तो पाकिस्तान की तरफ कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। हमें इतना कंसर्न था कि उनकी पॉपुलेशन को या उनकी वहाँ की जो जनता रह रही है उनके साथ में कुछ ना हो जाए, इसलिए बहुत सेफ्टी के साथ टेस्ट हुआ था। उसमें वो बोलते भी हैं, पोखरण वाली मूवी में भी दिखाया गया वो सीन, कि अगर इतनी रखी रेंज वगैरह जो भी है तो रेडिएशन पाकिस्तान तक चली जाएगी और वहाँ के सिटीजन है उनको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अंडरग्राउंड किया गया था वो पूरा टेस्ट पोखरण में। ठीक है, तो ये जाने जाते हैं होमी जहांगीर बाबा। लेकिन हमारी क्या है, उसके बाद पता है क्या हुआ था, जो मूवी में दिखाया सेम चीजें हुई हैं। जैसे कि अमेरिका उस समय पाकिस्तान की साइड था, और अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि हम न्यूक्लियर पावर बने। इवन अभी भी अमेरिका बहुत इन चीजों से दूर है। तो अमेरिका ने सैंक्शन लगाए, जैसे रशिया पे सैंक्शन लगे ना कि हमें कोई खाना नहीं भेजेगा, हमें कोई हमारे साथ कोई पार्टनरशिप नहीं कर सकता, हाँ, ट्रेड के सैंक्शन। तो अमेरिका ने फिर वे हमें हमारे ऊपर सैंक्शन भी लगाए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने क्लियर कह दिया था कि हमारे देश की सिक्योरिटी पहले है। भाई, चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास में है, इजराइल के पास में है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं इनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं हो सकता जब हमारे दोनों पड़ोसियों के पास है। तो कल को तो हम खाली हाथ हो जाएंगे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास ही है। तो इसलिए हम लेकिन यूज कैसे करते हैं, पीसफुली।
हमने अभी तक हमला नहीं किया किसी पे, और शायद नियर फ्यूचर में ऐसी कोई जरूरत ना ही पड़े। ठीक है, तो क्योंकि न्यूक्लियर वेपन एक चीज नहीं है बेटा, उससे बहुत लाइफ बर्बाद होगी, बहुत उसके रिपरकेशन तुम देखते हो जापान में अभी तक भी देखे जाते हैं, है ना। तो ये नाम याद रखना। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत कजाकिस्तान के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ। बेटा देखो युद्ध अभ्यास पे क्वेश्चन आए हैं, अगर तुमने पेट का एग्जाम देखा हो तो इसमें अभी एक त्रिशूल जो युद्ध अभ्यास हुआ था इसके बारे में पूछा है, त्रिशूल युद्ध अभ्यास के बारे में क्वेश्चन आया, मैं क्वेश्चन बताऊंगी। हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश सब, हाँ बायलिंगुअल ही आएगा, चूज नहीं करवाते ये। चूज मैं बताती हूँ कहाँ पे होता है, चूज होता है यूपीएससी में। यूपीएससी में भी आप जब मेंस लिखते हैं तब आपको लैंग्वेज चूज करनी होगी, हालांकि मेंस का पेपर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, और वही कि अगर आप गुजराती हैं तो आपके स्टेट में गुजराती में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, ये भी रहता है, रीजनल लैंग्वेज में भी आएंगे। तो उसमें चूज करवाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको जो मेंस लिखना है ना सब्जेक्टिव, वो कैसे लिखेंगे, वो उस पेपर के लिए चूज कराते हैं लैंग्वेज। किसमें? मेंस में, मेंस में ऐसे आ जाएगा जैसे अगर हम इनका ले ले, होमी जहांगीर बाबा का ही ले ले, तो इनका ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि कौन जनक थे, ऐसे कि भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो शुरुआत हुई या आरंभ हुआ वो किसने करवाया, या हु इज द इनिशिएटर, इनका नाम नहीं लिया जाएगा। फिर कहेंगे कि भारत पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्यों विश्वास रखता है, या भारत की पॉलिसी क्या रही है, तो फिर तुम्हें उसके हिसाब से जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो फिर तुम इनका जिक्र करोगे, होमी जहांगीर बाबा का, कि इन्होंने स्टार्ट करवाया। फिर हम अपनी पॉलिसीज लेकर आएंगे, जैसे कि हमारी सबसे बड़ी पॉलिसी है बेटा नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, गुट निरपेक्ष, मतलब हम किसी की तरफ अलाइन नहीं है, ठीक है, हम न्यूट्रल है। तो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का जिक्र करेंगे और उसके तहत बताएंगे कि हम पीसफुल उसमें बिलीव करते हैं, ठीक है। तो उसमें सब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा तुमको तुम ये देखो, बहुत बड़ा जो क्वेश्चन रहता है उसे 150 वर्ड में कैसे तुम ओनली 2 पेज में तुम उस बात को कैसे लिख पाओगे, ये टास्क रहती है। कंटेंट तो रहता है सबके पास, पर 150 वर्ड में तुम कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें लिखोगे जिससे कि तुम्हें मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, और प्रीलिम्स तो बहुत टफ आने लगा है इनका काफी, ठीक है। तो हाल ही में युद्ध अभ्यास हुआ है बेटा भारत और कजाकिस्तान जो है, कजाकिस्तान इसके बीच, इसका नाम है काजिंद। तो काजिंद जो है ये ऐसे ही नाम याद रखना बेटा कि का से तो कजाकिस्तान, और ये इंद जो लास्ट में लग रहा है इसमें हिंदुस्तान भी रख सकते हो या फिर इंडिया का एंड वाला पार्ट लिखा हुआ है। तो काजिंद जो एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में चल रहा है, ठीक है। काजिंद नाम से युद्ध अभ्यास है 2023। इनकी किस किस के बीच में होगा, ये आर्मी और एयरफोर्स के बीच में होगा, कजाकिस्तान और भारत की, ठीक है। एक तो आर्मी थल सेना और एयरफोर्स वायु सेना के बीच में होगा कजाकिस्तान की, ठीक है। एक्सरसाइज से तो खूब क्वेश्चन मैंने देखे हैं पहले भी, पीसीएस में भी पूछते हैं प्री में, और इस तरह से ये लोग पूछते हैं। तो एक कॉन्टिजेंट है इनकी 120 मेंबर्स की इंडियन आर्मी की, और 90 सोल्जर जो हैं डोगरा रेजिमेंट से हैं। तो अलग अलग रेजिमेंट है, उनके हिसाब से ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो बस नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर इमीडिएट सीज फायर हमस व इजराइल के बीच में प्रस्तुत किया है। तो बेटा जॉर्डन एक कंट्री है जो कि जस्ट इजराइल के बराबर में है, ठीक है। इसका मैप बहुत ऐसा आता है टेढ़ा सा, तो यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ इजिप्ट है, इजिप्ट इधर, ठीक है। तो यहाँ गाजा हो गया और यहाँ पे वेस्ट बैंक हो गया, और ये बाकी इजराइल है, ये वाला पार्ट पूरा इजराइल का है। और यहाँ पर हो गया लेबनान, ये मेडिटेरियन सी हो गया, बहुत छोटा सा ऐसे ही बता रही हूँ, ये लेबनान हो गया। तो बेटा जॉर्डन ने इमीडिएट सीज फायर का रेजोल्यूशन पास किया है। सीज फायर क्या होता है? सीज फायर नाम सुना होगा कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, ये कर दिया, पाकिस्तान के बारे में ज्यादा आता है, ये पाकिस्तान ही करता है। कि बॉर्डर पे एक बेटा वो है
कि आप फायर नहीं करेंगे, ठीक है, वो हमने साइन की हुई है ट्रीटी इनके साथ, लेकिन वो हर बार क्या करते थे, बॉर्डर पे फायर कर देते हैं, तो उसे कहते हैं सीज, उसे कहते हैं ये मतलब उन्होंने वो तोड़ दी, पॉलिसी तोड़ दी, ठीक है। तो सीज फायर का मतलब क्या है कि फायर को सीज कर दो, मतलब जो गोलियां चल रही हैं, जो युद्ध चल रहा है, उस पर क्या लगा दो, युद्ध विराम उसे कहते हैं, ठीक है। तो सीज फायर एक तरह से कह सकते हैं आप युद्ध विराम। तो अभी जॉर्डन ने ये रिजोल्यूशन पास किया है कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, कि हमास और इजराइल इनके बीच में जो युद्ध चल रहा है उस पर युद्ध विराम लग जाए, सीज फायर हो जाए, ठीक है। अब सीज फायर के कौन कौन कर्टेल करता है इनके एक्शंस को, 120 मेंबर्स जो है बेटा, इन्होंने फेवर में वोटिंग की है, 120 मेंबर्स ने, और अराउंड 40 प्लस जो है, अराउंड 40 प्लस, आई थिंक 49 इट इज, 49 जो है वो अब्सटेन कर गए। अब्सटेन मतलब ना तो उन्होंने फेवर में वोट की है, ना ही उन्होंने अगेंस्ट में वोट की है। अब जिन्होंने अब्सटेन किया है उसमें इंडिया भी है, ठीक है, हमारी कंट्री ने भी वोटिंग करने से अब्सटेन कर लिया। व्हाई? बिकॉज देखो हमारी जो पोजीशन है वो रही है, कहते हैं पहले से क्लियर, कि जहाँ पे भी बेटा टेररिज्म की बात आती है, बिकॉज हमस इज एक्टिंग एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो हमस की जो एक्टिविटीज है उनको कर्टेल करने के लिए, क्योंकि पहले हमला हमस ने किया है, तो इसलिए इंडिया ने अब्सटेन कर दिया वोटिंग से। हमारी पहले से ही पॉलिसी बेटा रही है नॉन अलाइनमेंट, ना हम इजराइल के साथ है ना हम फिलिस्तीन के साथ है, हम दोनों के साथ है, ठीक है, क्योंकि इजराइल जो है ये हमारा डिफेंस पार्टनर है, फिलिस्तीन में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो दे डिजर्व, उनको वो जो लैंड उनका है वो उन्हीं का ही है, दैट्स वाई वो उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम हमेशा से ही इंडिया कहता आया है टू नेशन थ्योरी में कि इनको इनका भी नेशन मिल जाए और ये पीसफुली दोनों नेशन एक साथ रहे, ठीक है। तो इसलिए हम वोटिंग हमने नहीं दी है, वोट नहीं दिए इंडिया ने, ठीक है। तो दिस इज द बैलेंसिंग एक्ट NAM के तहत, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट है एशियन पैरा गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते, कुल कितने जीते हैं। अब जो ये हमारा एशियन पैरा गेम्स हुआ है 29 मेडल जीते हैं टोटल। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट आयोजित की गई देहरादून में, तो अभी यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट हुई है, ये अभी हुई है देहरादून में। हाँ 14 कंट्रीज, इसमें मैं 40 प्लस कह रही थी ना, ये 45 था, मैंने 9 बोल दिया, और 14 बेटा ऐसे थे जो कि अगेंस्ट में थे, और 124 ऐसे मेंबर थे जिन्होंने फेवर में वोट किया कि हाँ युद्ध विराम होना चाहिए, 120 फेवर में, सॉरी 14 अगेंस्ट में, और 45 जो है वो अब्सटेन कर गए, उन्होंने वोटिंग नहीं की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। हाँ, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट हेल्ड इन देहरादून, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने देहरादून में किसके साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन की फोरम ऑन फॉरेस्ट आयोजित करवाई है देहरादून में, ये 26 से 28 अक्टूबर के बीच हुई है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये देहरादून में, देहरादून, ठीक है। तो इट वाज अटेंडेड बाय मोर देन 80 डेलीगेट्स, इसमें करीबन 80 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेशन किया है, ठीक है। 80 मतलब 80 डेलीगेट्स और 40 कंट्रीज, 20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसमें कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आई है, तो मेनली इसमें आया FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आया है, मतलब इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है इस वाली मीटिंग में, ठीक है। और इंटरनेशनल फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IUFRO, ठीक है, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड असिस्टेंस। देखो मैंने तुमको पढ़ाया था तो पेट 2023 का मुझे याद आ रहा है, जो ये पेपर अभी हुआ है पेट का, यूपी पेट का, तो इसमें नेचुरल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे कब मनाया गया,
तो ये पूछ लिया था। तो बेटा मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था 13 अक्टूबर को नेचुरल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे मनाया जाता है, इसलिए डे पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो डे है, फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड असिस्टेंस 2023, ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये पहली बार मनाया जा रहा है और ये यूनाइटेड नेशन ने ही स्टार्ट किया है, इंटरनेशनल डे ऑफ सपोर्ट, केयर एंड सपोर्ट। ठीक है, 29 अक्टूबर को इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया है, यूनाइटेड नेशंस ने ही ये स्टार्ट करवाया है। ठीक है, यूएन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में HAL और SAFRAN सफरान एयरक्राफ्ट ने MOU साइन किया है। यह किससे संबंधित है? तो HAL ये हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, और फ्रांस की कंपनी है बेटा सफरान। इन्होंने एक MOU, एक समझौता साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह देते हैं इसे इंग्लिश में, और नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब हमारी लैंग्वेज में कहते हैं इसे समझौता। तो इन्होंने एक समझौता साइन किया है किसके बारे में? टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट इंजन्स। एयरक्राफ्ट इंजन्स को बनाने के लिए इन्होंने एक समझौता साइन किया है। और जो सफरान कंपनी है ये बेटा फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, नाम पूछ लेते हैं कि सफरान किसकी कंपनी है या क्यों बनाया है या क्यों समझौता साइन किया है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन, एयरक्राफ्ट के इंजन बनाने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का प्रथम उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? तो जियो स्पेस फाइबर लॉन्च हुआ है बेटा अभी। ये क्या होता है? गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस। ये सैटेलाइट बेस्ड है, जियो फाइबर, स्पेस फाइबर के नाम से इसे जाना जाता है। और इन्होंने ये जियो स्पेस फाइबर अभी रिलायंस ने इंट्रोड्यूस किया है, इंडिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस टू रिमोट एरियाज। तो बेटा जो रिमोट एरियाज है, मतलब दूर दराज के एरियाज हैं, अर्बन एरियाज से काफी दूर हैं, उन एरियाज में इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे, और वो कनेक्टिविटी जो है वो उस समय उन जगहों तक भी पहुंच सके, उसके लिए इन्होंने जियो स्पेस फाइबर लॉन्च किया है। ठीक है, जैसे कि गिर गुजरात में एक जगह है गिर, ये बहुत दूर दराज वाली गिर रेंज के नाम से, वहाँ यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ज्यादा ऊंचाई नहीं है इनकी, गिर है। और छत्तीसगढ़ में कोरबा, ठीक है, कोरबा है, ये छत्तीसगढ़ में है। तो कुछ कुछ एरियाज हैं ऐसे जो कि बहुत दूर दराज है, जहां तक कनेक्टिविटी नहीं होती। और तुमने देखा होगा कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे माउंटेनियस एरियाज है, वहां पे ये कहते हैं कि इंटरनेट नहीं आ रहा है, तो वहां पे कनेक्टिविटी इनेबल करने के लिए कि वो जगहें जो है वो कनेक्ट रहें, जियो स्पेस फाइबर उनके लिए इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ODI वर्ल्ड कप मैच में सबसे तेज शतक किसने बनाया? तो ग्लेन मैक्सवेल जो है बेटा, इन्होंने अभी वर्ल्ड कप जो चल रहा है वहां पे वर्ल्ड कप ODI में सबसे तेज शतक बनाया है। ठीक है, फास्टेस्ट जो सेंचुरी है। अब ये फास्टेस्ट सेंचुरी कितनी बॉल में बनाई है बेटा? इन्होंने मात्र 40 बॉल में, यानी 40 उसमें, और 100 रन बनाए हैं। ठीक है, 40 बॉल्स में 100 रन बनाए, यानी कि सिर्फ 40 बॉल में इन्होंने 100 रन बना दिए हैं ग्लेन मैक्सवेल ने। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये ग्लेन मैक्सवेल? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ही इज एन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन। ठीक है, तो दिस इज डन, इसको कर